नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके चैनल एक आईएएस में। आज हम देखने वाले हैं यूपी लेखपाल के लिए पॉलिटी की क्लासेस है, जो कि आपकी क्लास नंबर 3 रहने वाली है। 2 क्लास हमने अपलोड कर दी है हमारे चैनल पर, आप उनको देख सकते हैं, जिसमें भाग 1 भाग 2 कंप्लीट करा दिया है। आज देखेंगे भाग 3, जिसका मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट करेंगे। साथ साथ ही इसके जो एमसीक्यू हैं उनकी प्रैक्टिस करते चलेंगे, जो आपके पीवाईक्यू हैं वो, और साथ ही कुछ नए एमसीक्यू डालेंगे जिनसे आपकी प्रैक्टिस इस वाले क्लास की हो जाए जो फंडामेंटल राइट से संबंधित है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ताकि और भी हम जो क्लासेस है आपकी लेके आ सकें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। फर्स्ट है, जैसे मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाते हैं। ठीक है, जो मूल अधिकार है, भारत में अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो उसको मूल अधिकार जन्म से मिलते हैं। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, और इसे यूएस के संविधान से लिया गया है। तो सबसे अधिक जो क्वेश्चन बनता है ना, यही बनता है कि मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार किस देश से हमें अंगीकृत किए थे या लिए गए थे। तो आपका आंसर जवाब हो जाएगा यूएसए। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिया गया है भारत में। और मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये भी आपके मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार फंडामेंटल राइट कन्फर्म बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इनकी शुरुआत जो होती है 12 अनुच्छेद 12 से लेके, ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेके 36 तक ये रहते हैं। ठीक है, और इनमें कंप्लीट, जैसे अनुच्छेद 12 में अगर बात करें किसकी रहेगी, जैसे अनुच्छेद 12 पूछ लेता है कि आर्टिकल 12 में क्या दे रखा है, तो इसमें राज्यों की परिभाषा। ठीक है, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में राज्यों की परिभाषा को डिफाइन किया गया है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा। ठीक है, यहाँ एक सवाल ऐसा भी है कि जो न्यायपालिका है, ठीक है, न्यायपालिका जो है राज्य की परिभाषा में नहीं आती है, क्योंकि कभी कभी जो सवाल ऐसे पूछ लेता है कि इन निम्नलिखित में से कौन राज्य की परिभाषा में नहीं आता, या आर्टिकल 12 की जो राज्य की परिभाषा दे रखी है उसके अंतर्गत नहीं आता। तो एक ऑप्शन न्यायालय अगर दे रखा है न्यायपालिका, तो आप उसको क्या करोगे? राइट आंसर होगा, क्योंकि न्यायपालिका जो है आपके राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, अगर अनुच्छेद 13 की बात करें तो अनुच्छेद 13 में क्या दे रखा है? तो अनुच्छेद 13 में यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार के द्वारा प्रभावित किया जाए तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है। जैसे मेरा एक यहाँ एक लड़का है ए, ठीक है, और यहाँ एक लड़का है बी, ठीक, और ये क्या कर रहा है? इसने कोई काम कर रहा है जो इसका मौलिक अधिकार है, ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है, इसके अधिकार है। लेकिन जब इसको इस काम से परेशानी होने लग जाए, ठीक है, इसके काम से जब इसको परेशानी होने लग जाए, तो यहाँ के जो इसके जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या हो जाएंगे? अल्पीकरण हो जाएंगे, मतलब कि कम हो जाएंगे, क्योंकि अपने मूल अधिकार वहीं तक सीमित रह सकते हैं जहाँ तक तुमसे किसी और को परेशानी नहीं हो रही है। ठीक है, अगर परेशानी होती है तो उस कंडीशन में अनुच्छेद 13 से बात करते हैं कि अनुच्छेद 13 में उस समय उसके जो अधिकार हैं वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो प्रभावित होते हैं उनको बचाता है अनुच्छेद 13। ठीक है, फिर आती है आपकी समानता समता का अधिकार, जो कि आपके 14 से 18 तक ले रखा है। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी किस मौलिक अधिकार में दे रखा है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा 14 से 18 तक। ठीक है, 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक किसकी बात करता है? समानता समता के अधिकार की बात करता है। ठीक है, तो एक तो ये सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन है कि समता और समानता का अधिकार या राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? तो 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वलिटी या समानता समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इनको खोल के देख लेते हैं अनुच्छेद 14 में क्या बात की गई है। तो अनुच्छेद 14 की बात करें तो ये विधि के समक्ष समता, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये कह रहा है अनुच्छेद 14 है कि जो कानून है, ठीक है, कानून के जो सामने हैं, ठीक है, क्या है? सब समान है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सभी सभी जो लोग हैं भारत के वो सब समान हैं। ठीक है, यह व्यवस्था किससे ली गई है? तो ये जो व्यवस्था है ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। तो इक्विटी बिफोर लॉ, ठीक है, या अनुच्छेद 14 ये किससे ग्रहण किया गया है? तो ये ब्रिटिश कानून से लिया गया है। जबकि कानून के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। ठीक है, तो इसमें दो है, जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब समान है, तो ये किससे ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, और कानून के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये किससे लिया गया है? तो ये अमेरिका से ली गई है। तो दोनों ही बात आपको
याद रखनी है, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 14, ठीक। तो सिंपल सवाल पूछता है कि अनुच्छेद 14 के अंदर क्या है, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो दोनों ही ये किसके अंतर्गत आते हैं, 14 के अंतर्गत आते हैं। अगर सवाल पूछ लेता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किस देश की व्यवस्था से ग्रहण किया है भारत ने, तो ये आ जाएगा आपका अमेरिका की व्यवस्था से, ठीक है। और इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करें तो ये ब्रिटेन से लिया गया, तो दोनों आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अपवाद देखें, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल पर फौजदारी मुकदमा तथा गिरफ्तारी तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि वे अपने पद पर हों, ठीक है। तो इसमें अपवाद ये कह रहा है कि जब राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, इनके विरुद्ध अगर फौजदारी मुकदमा अगर होता है या गिरफ्तारी होती है, ठीक है, फौजदारी मुकदमा हो जाता है, तो उस समय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा किसको, राष्ट्रपति और राज्यपाल को, ठीक है, तब तक जब तक वे अपने पद पर होंगे, तो ये अपवाद है, ठीक। फिर आता है आपका अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है, अनुच्छेद 15 में क्या दे रखा है, जाति, ठीक है, जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म के स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान, संस्कारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कौन कहता है, अनुच्छेद 15 कहता है। तो ये आपको याद रखने हैं तीनों, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 है, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 में कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखें नोट कुछ है, अल्पसंख्यक की गणना धर्म के आधार पर होती है, जैसे मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख और ईसाई आदि, ठीक है, ये तो सभी को पता है। आरक्षण की व्यवस्था जाति के आधार पर होती है, ठीक है, ये सभी को पता है। तो यहाँ जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म के स्थान पर किसी से, सार्वजनिक स्थान पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये दे रखा है आपका अनुच्छेद 15, ठीक है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 16 में क्या है। अनुच्छेद 16 में है आपका कि लोक नियोजन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अवसर की समानता, सरकारी नौकरी में समानता, इसमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय तक आरक्षण की चर्चा है। तो यहाँ देखें अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन या सरकारी नौकरी वगैरह है, तो उनमें समान अवसर ही प्रदान किए जाएंगे, उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। कुछ वर्ग यहाँ दे रखा है, जैसे कि 16A, 16B, 16C, इसमें कुछ हद तक क्या है, पिछड़े वर्ग के आरक्षण की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 17 देख लेते हैं। अनुच्छेद 17 में क्या दे रखा है, अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो आपका आंसर हुआ अनुच्छेद 17, ठीक है। और ये क्या है, एक छुआछूत का अंत करता है ये, ठीक। तो बहुत बार पूछा जाता है, ये अनुच्छेद 17 रिलेटेड है और अस्पृश्यता से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया सवाल है ये, बहुत बार पूछा जाता क्वेश्चन है ये, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। देखें अनुच्छेद 18 क्या कहता है। अनुच्छेद 18 में दे रखा है, जैसे उपाधियों का अंत, अबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, किंतु कह रहा है शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रखे जा सकते हैं। विदेशी उपाधियां रखने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। तो इसमें क्या रखा है कि जो उपाधि थी, जैसे राजा महाराजा ने ले रखी थी, नवाब, ठीक है, इस तरह की जो उपाधियां थी, वो उसमें क्या है, 18 में ये उपाधियों का अंत कर दिया जाता है। किंतु जैसे शिक्षा, डॉक्टर लगा देते हैं, PhD लगाते हैं, सुरक्षा कर्मी, ठीक है, और भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रखे जा सकते हैं, ठीक है। विदेशी उपाधि अगर किसी को मिलती है तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति होगी तभी वो उपाधि ले सकता है, धारण कर सकता है, ठीक है, अन्यथा नहीं करता, ठीक है। जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, मेजर, कर्नल आदि ये उपाधियां लग सकती हैं, लेकिन अदरवाइज वो नहीं लगेंगी अगर विदेशी से ले रहा है तो। फिर देखें सेकंड, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, अभी हमने देखा था अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक, ये किसकी बात कर रहा है, समानता की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, समानता की, ठीक है। अब आती है हमारी समानता के बाद में किसकी बात हुई है, स्वतंत्रता, ठीक है। और स्वतंत्रता का जो अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है, राइट ऑफ फ्रीडम्स, आर्टिकल 90 to 22 तक है, ठीक है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, इसमें 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 में कितनी प्रकार की हैं, 6 प्रकार की हैं। तो पहली जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम और एक्सप्रेशन है। बोलने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। झंडा लहराने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम टू वेव द फ्लैग। और पुतला जलाने की स्वतंत्रता है, बर्निंग द इफिगी। और प्रेस की स्वतंत्रता, RTI एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस की स्वतंत्रता दे रखी है। तो 6 प्रकार की इसमें स्वतंत्रता है, ठीक है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे कौन कौन से आते हैं, ये 5 आते हैं। बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता,
पुतला जलाने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। तो ये क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आ गया पहला। ठीक है, दूसरी स्वतंत्रता बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता है। फ्रीडम फ्रीडम टू असेंबल द विदाउट आर्मी, ठीक है, आर्म्स। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये आपके तीसरी स्वतंत्रता है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, संगठन बना सकते हैं। बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, देश में कहीं भी आना जाना घूमना हो सकता है। पांचवी जो स्वतंत्रता है, भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। फ्रीडम टू सेटल इन एनी एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है, कहीं भी वो रह सकता है, निवास कर सकता है। और जो छठवीं जो स्वतंत्रता दे रखी है 19 के अंतर्गत, संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, अब मूल अधिकार नहीं रहा है बल्कि कानून का अधिकार, लीगल जो है राइट हो चुका है। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या थी 7, किंतु संपत्ति के राइट टू प्रॉपर्टी को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि किस संशोधन से हुआ था ये, आपका 7वां जो मौलिक अधिकार है वो हटाया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 7वां जो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार था, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसको क्या बना दिया है, कानूनन अधिकार बना दिया है। ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है, अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रखा गया है। तो ये हो गया आपका। ठीक है, फिर है व्यवसाय की स्वतंत्रता। ठीक है, व्यवसाय की भी स्वतंत्रता है। फ्रीडम टू बिजनेस, कहीं पर भी भारत में रह के बिजनेस कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त की गई है। किसमें, अनुच्छेद 20 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक गलती की सजा एक होगी, जैसे किसी ने एक गलती कर दी, ठीक है, तो उसको सजा भी क्या होगी, उसकी एक ही सजा मिलेगी उस गलती के लिए, दोबारा उस गलती के लिए सजा नहीं मिलेगी। तो 20 में कहता है, अनुच्छेद 20 में किसी एक गलती की सजा के लिए केवल एक बार ही सजा मिल सकती है, दूसरा नहीं मिलेगी अगर उसी गलती के लिए। ठीक है, अगर दोबारा किसी कोई दूसरी गलती करता है तो उसके लिए वो सजा मिल सकती है, लेकिन उसी के लिए दूसरी सजा नहीं दी जाएगी। सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले या बाद के कानून के आधार पर हो। जो वर्तमान में कानून है उस कानून के हिसाब से ही जो है सजा आपको सुनाई जाएगी या दी जाएगी, लेकिन जैसे वर्तमान में या पहले या बाद का जो कानून है उसके अकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी। ठीक है, तीसरी है, सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो सजा के बाद कैदी को संरक्षण दिया जाता है। ये आपके अनुच्छेद 20 के अंतर्गत 3 जो है अधिकार हैं वो शामिल किए गए थे। नोट देखें, अनुच्छेद 20 के अनुसार जब किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं दे देती तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता। तो अनुच्छेद 20 में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 21, देखो कंटेंट हम लेके आए हैं, A1 कंटेंट लेके आए हैं, जहाँ से आपके सवाल हैं वो भी हम बताते चलते हैं कि यहाँ से ये सवाल आपके बन सकते हैं। और आप बाकी की आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, क्योंकि जो पूरा कंटेंट है जो हम बता रहे हैं वो आपको याद रखना है, ताकि आपके जो सवाल हैं वो आपके बन सकें यूपी लेखपाल के अंदर। ठीक है, और टोटल जो है आपकी पॉलिटी हम यहीं से कंप्लीट करा देंगे। इसी पे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वजह से हम रोज़ाना क्लास नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जो क्लास लेके आ रहे हैं वो A1 क्लास लेके आ रहे हैं। इसके अलावा आपको कहीं पर भी पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, और लाइक भी दे दिया करें वीडियो पर। अगर वीडियो अच्छी लग जाती है आपको तो थोड़ी बहुत लाइक भी दे दें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और जो कंटेंट है और भी अच्छा हम लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो देखें अनुच्छेद 21 क्या कहता है। अनुच्छेद 21 देखो, इसमें हमने पूरा जो मौलिक अधिकार है उसका पूरा निचोड़ हमने रख दिया है। ठीक है, पूरा निचोड़ रखा है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी सवाल बन सकता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जो सवाल पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम ले लो, यहाँ से 1 या 2 सवाल आपको देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो ये इसको अगर देखेंगे तो आपको कुछ भी इसमें ऐसा नहीं मिलेगा कि हमने छोड़ दिया है या हमको बाहर से पढ़ना पड़ेगा। अगर मौलिक अधिकार आप पढ़ रहे हो तो इस वाली क्लास से आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि आप कहीं पर भी कोई भी सवाल मौलिक अधिकार से रिलेटेड आप पूरा सही कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्लास को देखें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो उनको भी लगे कि हाँ क्लास अच्छी है और हम इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत देखें, अनुच्छेद 21 क्या कहता है। अनुच्छेद 21 बोलता है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार दिया गया है। किसी अधिकार के अंतर्गत अधिक धुआं छोड़ने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति का द्वारा चालाना किया जा सकता है पुलिस के द्वारा। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या है,
इसमें प्राण व दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 21 ही कहता है कि में ही निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी। किसके अंतर्गत आता है? किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। ठीक है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। आपको याद रखना है। भी जोड़ा गया और को भी जोड़ा गया। यह अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई भी उजागर नहीं कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि निजता का अधिकार आता है, राइट टू प्राइवेसी, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, और प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये होगा क्लियर। जैसे यहाँ नोट देखें, कुछ इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान भी, ठीक है, ये देखो कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत से बच्चों को कि किस अधिकार को आपातकाल के दौरान भी हटाया नहीं जा सकता या रोका नहीं जा सकता। तो वो है अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी रोका नहीं जा सकता। इसे सबसे शक्तिशाली मौलिक अधिकार भी कहा गया है। तो यहाँ से ये सवाल भी बन सकता है कि किन मौलिक अधिकारों को या किन मौलिक अधिकारों को या किन अनुच्छेदों को सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार या सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद कहा जाता है। तो वो हो जाएंगे आपके 20 और 21। इनको आपातकाल के दौरान भी रोका नहीं जा सकता या कम नहीं किया जा सकता। तो ये आपको याद रखना है, 20 और आपका 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 का इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है, राइट टू प्राइवेसी प्राइमरी एजुकेशन दिया गया है। इसमें इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था तथा 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू कर दिया गया। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात करता है और वह 1 से 6 वर्ष के बच्चों की बात करता है आपके किसमें? DPSB में। ठीक है, तो यहाँ पर भी दे रखा है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार की बात कर रहा है। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहा है। किसकी? प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है। इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2000 द्वारा इसको 1 अप्रैल 2000 से लागू कर दिया गया। तो आपको ये दो सवाल यहाँ से बनेंगे कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या दे रखा है, या 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 21 ए या क। ठीक है, और ये इसको कब जोड़ा गया था? तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये है आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां अमेंडमेंट था, जिसके 2002 में हुआ था, जिसके द्वारा इसको जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक प्राइमरी शिक्षा। ठीक है, इसको याद रखना है। इस पर मैं जोर दे रहा हूँ ना, प्राथमिक 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 प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 22 अब आता है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। देखें, इसमें है अनुच्छेद 22 में है, इसमें गिरफ्तारी, ठीक है, गिरफ्तारी अरेस्ट से संरक्षण दिया है, प्रोटेक्शन, इससे संबंधित 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, गिरफ्तारी से संबंधित 3 प्रकार के अधिकार जो हैं इन मिले हैं एक नागरिक को, भारत के नागरिक को। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी के संरक्षण की बात करता है और इस संरक्षण में 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इस 24 घंटे में यात्रा में अवकाश का समय शामिल नहीं होता है। ठीक है, यात्रा और अवकाश जो रहती है, जैसे बीच में जो टाइम लगता है, वो नहीं शामिल किया जाएगा। अगर कोई छुट्टी पड़ जाती है तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर भीतर न्यायालय को प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, और तीसरा जो अधिकार है, गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार होता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति हो जाता है गिरफ्तार होता है तो उसको अपनी पसंद से वकील के परामर्श का अधिकार उसको दिया जाना चाहिए। तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। ठीक है, और उनको 3 प्रकार से डिफाइन किया गया है, 3 प्रकार के अधिकार है अनुच्छेद 22 के। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसका कारण बताना है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें 24 घंटे में यात्रा और अवकाश का समय शामिल नहीं होगा। गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार है। तो ये अनुच्छेद 22 के अंतर्गत दे रखा है। ठीक है, निवारक निरोध, प्रिवेंशन डिटेंशन जो है आपका आता है, ये थोड़ी सी एडिशनल है। जैसे निवारक निरोध की व्यवस्था अनुच्छेद 22 के भाग, ठीक है, 4 में दी गई है। जैसे अनुच्छेद 22 है, उसका भाग नंबर 4 है। ठीक है, जैसे 22, ठीक है, 4, अनुच्छेद 22 4 में दी गई है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं है, बल्कि उसे अपराध करने से रोकना गया है। ठीक है, जैसे किसी को पता चल जाता है कि ये बंदा कुछ अपराध करेगा, तो उस समय क्या करते हैं, उसको क्या पकड़ लेते हैं, निवारक निरोध कर देते हैं, जिससे वो उसका जो अपराध है उसे करने से रोका जाएगा। इस कानून के अंतर्गत, ठीक है,
और इस कानून के अंतर्गत पुलिस शक के आधार पर किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है। तो ये आपको वो टाइम देखना है, किस पे ध्यान देना है, अधिकतम कितना, अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है शक के आधार पर। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, नज़रबंद का अर्थ क्या होता है, किसी व्यक्ति को समाज से मिलने जुलने से रोक देना। नज़रबंद होटल, आवास या जेल में कहीं भी हो सकता है वो। भारत में प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम कैसे हैं, जैसे निवारक निरोध अधिनियम 1950, इसके अंतर्गत क्या था, यह भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम था जिसे 31 दिसंबर 1972 को समाप्त कर दिया गया था। तो ये आपका हो जाएगा 1950 का जो निवारक निरोध अधिनियम है, 31 दिसंबर 1972 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसे 1971 में लागू किया गया था, परंतु इसके अत्यधिक दुरुपयोग के कारण 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसे 1980 में लागू किया गया था। तो इसकी सन याद रखना है। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था, 1971 में, समाप्त किया गया था 1978 में, मतलब कि इसको 7 साल बाद ही इसको समाप्त कर दिया था। निवारक निरोध अधिनियम 1950 था, इसे 31 दिसंबर 1972 को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ये तारीख है आपको याद रखनी है। NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है, इसे 1980 में लागू किया गया था और यह वर्तमान में भी लागू है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA। ठीक है, तो यहाँ सवाल पूछ सकता है, NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को लाया गया था 1980 में लेके आए थे। ठीक है, फिर है आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियाँ, TADA, टाडा, टेररिस्ट एंड डिस्प्यूटिव एक्टिविटीज़ एक्ट, इसे 1985 में आतंकवाद से निपटने के लिए लाया गया था। दुरुपयोग के कारण इसे 23 मई 1995 को समाप्त कर दिया गया था। तो ये जो अनुच्छेद 22 है ना, उससे रिलेटेड थोड़ा सा मटेरियल है, जिसको आप देख लो एक बार, क्योंकि ये सवाल कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, आतंकवाद निरोध अधिनियम, पोटा जो आया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट आया था, इसे 2001 में लागू किया गया था आतंकवाद निरोध अधिनियम को, और 2004 में इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, गैरकानूनी गतिविधियां, जैसे निवारण अधिनियम, यूपा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इसका मुख्य उद्देश्य आतंकी जो गतिविधियों पर रोक लगाना। पुलिस व जांच एजेंसियां इस कानून के अंतर्गत आतंकियों, अपराधियों एवं संदिग्धों की पहचान करती है, ऊपा के अंदर। ठीक है, अब आता है फिर हमारा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ राइट टू अगेंस्ट ऑफ एक्सप्लोनेशन, अनुच्छेद 23 कहता है बलाश्रम फोर्स लेबर, ठीक है, एक बेगारी या बिना वेतन कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में बलाश्रम कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ अपवाद है। अगर मान के चलो किसी राष्ट्र पर, ठीक है, या किसी देश पर, जैसे भारत पर किसी कोई भी XYZ कोई भी गंभीर मुद्दा है या कुछ समस्या है, तो उस कंडीशन में बलाश्रम कराया जा सकता है राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में। लेकिन बलाश्रम से, फोर्स लेबर से और बेगारी से जो प्रतिबंध लगाता है, वो कौन लगाता है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत है। ठीक है, बलाश्रम किसके अंतर्गत देगा, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। ठीक है, बहुत बार पूछा गया ये सवाल है, UPSC मोस्टली पूछती रहती है इसको। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो 23 और 24 बलाश्रम, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 23 में बलाश्रम आता है और अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं, उम्र के जो कम बच्चे हैं या आयु के जो कम बच्चे हैं, उनको खतरनाक कार्यों से नियोजित किया जा सकता है, मतलब कि रोका गया है। ठीक है, फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में आता है, 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को दिया गया है। जैसे अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण, ठीक है, अंतःकरण तथा व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित इसके हैं। ठीक है, जैसे अंतःकरण, जो भी नागरिक है, किसी भी धर्म को मानना चाहता है उसको मान सकता है। सिखों को कृपा धारण करने की जो है अधिकार है, मुसलमानों को दाढ़ी रखने का अधिकार है, और हिंदुओं को तिलक लगाने की स्वतंत्रता दे रखी है अनुच्छेद 25 में। ठीक है, अंतर्गत किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, कोई भी किसी भी धर्म में जा सकता है, वो फ्री है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, यह सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, और इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे धार्मिक संस्थाओं की स्थापना। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, नमाज पढ़ना, धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार भी किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत है। ठीक है, अनुच्छेद 27,
धार्मिक कार्यों के लिए दिए गए धन पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये सवाल इस बार बन सकता है। ठीक है, इस बार ये सवाल आ सकता है कि अनुच्छेद 27, ठीक है, धार्मिक जो धार्मिक कार्यों के लिए अगर कोई धन है, ठीक है, पैसा है किसी धार्मिक कार्यों के लिए, तो उस पर क्या है, कर नहीं लगाया जा सकता। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है, आपका अनुच्छेद 27 के अंतर्गत दे रखे हैं। ठीक है, धार्मिक कार्यों के लिए कोई भी धन पर कोई भी कर टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 क्या है, सरकारी धन से संचालित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, जैसे किसी भी कॉलेज में या स्कूल में जिसमें सरकार का हिस्सा है या सरकार इस पर इन्वेस्ट करती है, जैसे सरकारी स्कूल है, उनमें क्या है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, किसी भी सरकारी स्कूल या जिसमें गवर्नमेंट का आधा पैसा या हिस्सा है, तो उन संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। न्यायिक टिप्पणी क्या कहती है, संस्कृत एक भाषा है, न कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार उर्दू एवं अरबी भी क्या है, भाषा है, न कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। ठीक है, यह आपको याद रखना है। शिक्षा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार किसमें दे रखे हैं, 19 से 30 तक है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों को के हितों का संरक्षण किसमें दे रखा है, 29 में। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि व संस्कृति की रक्षा करता है अनुच्छेद 19। किसी भी नागरिक को उसकी भाषा संस्कृति के आधार पर किसी शैक्षणिक संस्थानों में वंचित नहीं किया जा सकता प्रवेश लेने से। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 ये बात करता है। 29 अनुच्छेद 30 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थान स्थापित व संचालित करने का अधिकार अनुच्छेद 30 देता है। तो आंसर क्या, देखो इसमें अनुच्छेद 30 में बहुत बार पूछा जाता है कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत क्या है, जो अल्पसंख्यक है उनको अपनी शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का या संचालित करने का अधिकार करता है कौन, अनुच्छेद 30। सरकार ऐसी संस्थाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद 31 इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है 31 में। यह पहले मूल अधिकार था, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया। अब इसको अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया है, तो अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(f) में अर्जित जो संपत्ति की चर्चा थी, जबकि अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19A का F था ना, उसमें अर्जित संपत्ति की बात कर रहा है कि कोई कमा के वो पैसा इकट्ठा कर रहा है, और जबकि अनुच्छेद 31 में जो पैतृक संपत्ति है उसकी चर्चा करता है। तो दोनों ही इसमें क्लियर हो गया आपके। ठीक है, और यहाँ कुछ पॉइंट है, जैसे मूल अधिकार को हमसे न तो सरकार और न ही जनता छीन सकती है, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लेके आए थे। अनुच्छेद 22 की बात करें, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संविधान के उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 को मूल अधिकारों का संरक्षक कहा गया है। जैसे अधिकार हैं, ठीक है, सारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका संरक्षण कौन करता है, तो उनको संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अनुच्छेद 32 सभी मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला अधिकार भी इसी को कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को हनन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। ठीक है, कौन कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश और उत्प्रेषण और अधिकार रक्षा। तो ये 5 जो हैं बहुत बार पूछे जाते हैं, कई बार सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है। तो यहाँ सबसे पहले वाले की बात करते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको हैबेस कॉर्पस इंग्लिश में कहते हैं। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है वो उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, सबसे महत्वपूर्ण रेट है। इसके अंतर्गत बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि बंदी को 24 घंटे के अंदर शारीरिक न्यायालय में प्रस्तुत करें। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जो हैबेस कॉर्पस के नाम से जाना गया है। ठीक है, दूसरा है परमादेश, मैंडामस। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं करता, तब इस रिट को जारी किया जाता है और फिर कोर्ट उसको ये आदेश देता है कि परमानेंस या परमादेश के हम आदेश देते हैं। ठीक है, तुम उसकी गिरफ्तारी करो। अधिकार प्रशा की बात करें तो क्वाओ वारंटो की बात करें तो इसके अंतर्गत दे रखा है, जब कोई व्यक्ति, ठीक है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पद या कार्य करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है, तो उसे रोकने के लिए यह रिट जारी की जाती है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार प्रशा को पोस्टमार्टम भी
कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में नहीं आया तो दोबारा से बता देना। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद या कार्य करने लगे, यदि कोई व्यक्ति है जो एक पद पर बैठा है और वो ऐसे कार्य करने लगे जिसके वो अधिकार अधिकृत नहीं है, उसके अंतर्गत अंतर्गत नहीं आता है और वो कार्य करे, तो उसे रोकने के लिए यह रिट जारी की जाती है, जिसको संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। फिर आता है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ठीक है, यह रिट उच्च न्यायालय द्वारा निचली न्यायालय को तब जारी की जाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रही होती है। जैसे मान के लो हाई कोर्ट है और वो अपने अधिकार से ज़्यादा कुछ काम कर रही है जिसके अंतर्गत उसके अधिकार के अंतर्गत नहीं है, तो उस समय जो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय उसको जारी कर सकते हैं क्या, प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। ठीक है, और उत्प्रेषण देखें, सर्टेरोरेरी, तो ये है, यह रिट भी उच्च न्यायालय द्वारा निचली न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करके निर्णय दे चुकी हो। ठीक है, या उनके अधिकार है या इस सीमा तक वो कर सकती है और लेकिन उससे आगे भी उन्होंने किया और वो अपना निर्णय दे देंगे, तो उस समय उत्प्रेषण का जो रिट है वो जारी करता है। ठीक है, और कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट नोट्स दे रखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा का है, संविधान की आत्मा प्रस्तावना प्रेम्बल को भी कहा जाता है। ठीक है, ये 5 प्रकार की रिट है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये 5 प्रकार की जो रिट है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है। अनुच्छेद 33 की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, पुलिस तथा गुप्तचर संगठनों के मूल अधिकार को सीमित किया जा सकता है। तो कौन है, संसद है, सेना है, पुलिस है और गुप्तचर है। तो उन संगठनों के जो मूल अधिकार हैं उनको सीमित किया जा सकता है अनुच्छेद 33 के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में। अनुच्छेद 34, भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ, ठीक है, मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 34 के अंतर्गत। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। ठीक है, सेना का जो न्यायालय होता है उसको कोर्ट मार्शल कहते हैं। और सबसे कठोर कोर्ट मार्शल आफ्सा है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जो मणिपुर में अभी लगा हुआ है। अनुच्छेद 35 भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को लागू करने की जो विधि व चर्चा करता है, कौन करता है, अनुच्छेद 35 के अंतर्गत किया है कि किस मौलिक अधिकार को किस तरह से लागू किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 35 के अंतर्गत है। मूल अधिकारों की कुछ श्रेणियां, जैसे ये इंपॉर्टेंट है जो आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताया था, जो ऊपर मैंने आपको बताया था। ठीक है, 7 श्रेणियां थी और किंतु अब वर्तमान में 6 श्रेणियां। जैसे समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा सांस्कृतिक अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। तो ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे अनुच्छेद 14 20 21 21 23 24 25 28 भारतीय व विदेशी दोनों को प्राप्त है ये। ठीक है, अनुच्छेद 15 16 19 29 और 30 केवल क्या है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, हड़ताल करना व चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं होता है क्योंकि इसके अन्य व्यक्तिगत मूल के अधिकारों को हनन होता है। ठीक है, स्थायी आवास एवं अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं होते। स्थायी आवास या अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं होते। मतदान का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, मतदान करना जो है एक राजनीतिक अधिकार आता है लेकिन मौलिक मूल अधिकार नहीं होता है। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। मूल अधिकारों को जो है राष्ट्रपति कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं। मूल अधिकार पर स्थायी प्रतिबंध संसद लगा सकती है। ठीक है, मूल अधिकार है और उन पर जो स्थायी प्रतिबंध लगाया जा सकता है वो संसद लगाती है। जैसे मूल अधिकारों का संरक्षक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक है, तो उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकती है 226 के अनुसार और या सर्वोच्च न्यायालय जो है रिट जारी कर सकती है अनुच्छेद 32 के अनुसार। ठीक है, और कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, कुछ याद करने वाले टॉपिक हैं, पॉइंट हैं जो कि इसी क्लास से थोड़े छोटे छोटे लिए हैं। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार का वर्णन 12 से 35 में किया गया है। ठीक है, क्विक रिवीजन है जो अभी हमने ऊपर क्लास कराई थी, उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान मूल अधिकार है। मूल अधिकार को लागू करने का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है जबकि इन पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को होता है। तो जैसे उसको निलंबित कर सकता है कौन, राष्ट्रपति, और या इस पर प्रतिबंध लगाना है तो संसद को लगाएगी। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। ठीक है, कंप्लीट आपके जो है भाग 3 मौलिक अधिकार क्लास नंबर 3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। और इस क्लास में आपको कहीं भी कोई भी जो है मटेरियल आपको बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें कंप्लीट आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मांगा है वही हमने किया है।
और इस क्लास को देखने के बाद में आपको मौलिक अधिकार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका सारा जो सारांश है इसी क्लास में हमने दे रखा है, ठीक है। और साथ ही हमने ये भी बताया कि यहाँ से कौन कौन से सवाल आपके बन सकते हैं, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। और वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते रहें, ठीक दोस्तों। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय।